उठ के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब्बस में जहां का और ही अंदाज है, मगरिब व मशरिक तेरे ही दौर का आगाज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस जोर से आवाज दो के मुनाफिकों के कान में आवाज जाए, नारे तकबीर। शिवसेना के दलाल कह रहे थे हमें, अरे हम तो अल्लाह के दलाल है, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाल है, हम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दलाल है। अब मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। नारा तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सैयद मोइन साहब, जनाब मुजाहिद खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, औरंगाबाद जिले के सदर, हमारे वकील अनवर कादरी साहब, फैसल खान साहब, मिराज साहब, मतीन साहब, मौलाना अब्दुल अहद साहब और सिल्लोड़ के बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो तमाम 12 उम्मीदवार, बशमूल हमारे दलित लीडर अशोक साहब और राजू रोजेकर साहब, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ान मिल्लत, ये जो बल्दिया का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप अपना वोट क्यों अपनी जमात मजलिस को दें और अपना वोट आप राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर या फिर शिवसेना बीजेपी को क्यों ना दें। अजीज दोस्तों, मैं आपसे जो गुफ्तगू करना चाहूँगा, ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूंगा, बस थोड़े बहुत चीज़ें मेरे जहन में हैं, चंद नुकात हैं, वो आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि हम अपना वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को क्यों ना दें। ये कॉम्बिनेशन 3 इलेक्शन में कामयाबी उन्होंने हासिल की और ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं। और जहां पर हमारी बात आती है तो मजलिस के ताल्लुक से हुकूमत ये कहती है कि मजलिस एक कम्युनल पार्टी है, मजलिस के लोग उसके कायदीन भड़काऊ भाषण देते हैं, मजलिस के लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। और फिर यहाँ पर जो कांग्रेस के जिम्मेदार उनके लीडर हैं, वो भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर मुसलमान हूँ तो यहाँ पर मजलिस को क्या जरूरत है। ये 4 पॉइंट। फिर साथ ही साथ बीजेपी और शिवसेना की बात आप करिए तो वो भी कहते हैं कि मजलिस कम्युनल पार्टी है, और शिवसेना बीजेपी भी ये बोलती कि मजलिस के लोग भड़काऊ भाषण करते हैं। और ये भी कहते हैं कि सिल्लोड़ में कांग्रेस या राष्ट्रवादी जीत जाए मगर मजलिस ना जीते, ये शिवसेना बीजेपी की कोशिश। अब आप सबसे पहले ये बात को समझिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और बीजेपी, ये पिछले 12-13 साल से
महाराष्ट्र की आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये महाराष्ट्र की आवाम को हमेशा अंदर इनकी कोई बात होती है, बाहर कोई और बात होती है। हमारे हैदराबादी जबान में अगर मैं कहूँ समझाने के लिए, तो हैदराबादी में एक कहावत है कि तू रो ऐसा कर, मैं तेरे को मारे ऐसा करूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐवान असेंबली में तो बड़ा गड़बड़ करते हैं, मगर अंदर बंद कामों में बैठकर आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। मगर मैं महाराष्ट्र की आवाम को आज के सिल्लोड़ के इस मुकाम से एक पैगाम देना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि अक्टूबर 2012 में जब नांदेड़ में मंजलिस पार्टी के 11 अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए, तो लोगों ने समझा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी सिर्फ वक्तिया कामयाबी नहीं थी, बल्कि मैंने नांदेड़ के गली कूचों में खड़े होकर कहा कि मेरी बात को सुन लो और उसको जहन नशीन कर लो कि हम तो नांदेड़ में कामयाब होंगे जरूर, मगर मैं आपसे जो नांदेड़ में कहा, आज यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना की सियासत खत्म होने जा रही है, और यहां पर एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स का जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम मंजलिस पार्टी दलित संगठनों के साथ और ओबीसी के कायदीन के साथ इसको पूरा करेगी। मैं आज फिर से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नया करवट लेगी। जो लोग हमेशा ये समझते कि इक़्तिदार या तो कांग्रेस या राष्ट्रवादी में रहेगा, या फिर अगर जाएगा तो शिवसेना बीजेपी को जाएगा, वो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर एक थर्ड फोर्स उभर कर आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप देखिए कि कितने साल से इनके पास इक़्तिदार है। ये हमको कहते कि हम हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते। मंजलिस पार्टी किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम यही कहते हैं कि मुल्क सेकुलर है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को मजबूत करना। अगर कोई हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर पढ़ेगा, उसका प्रियम्बल पढ़ेगा, तो प्रियम्बल में लफ्ज सेकुलरिज्म लिखा हुआ है। मंजलिस से कहती है कि सेकुलरिज्म को मजबूत करो, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये कहती है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि अक़लियतें उनकी जिंदगी भर गुलामी करें। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये समझती है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मैं जिंदगी भर एक गुलाम की तरह उनकी खिदमत करूं। इनका मतलब सेकुलरिज्म का मतलब इनके पास ये है कि मैं अपने तमाम तरक्की के मौक़े को खत्म कर दूं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुसलमान सिर्फ इफ्तार की दावत का मोहताज हो जाए। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पास सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि ईदगाह के सामने अगर इनका कोई लीडर आकर ठहर जाएगा तो उसने सेकुलरिज्म का हक अदा कर दिया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि अजमेर में ख्वाजा अजमेरी का उर्स होगा तो चादर भिजा दो तो सेकुलरिज्म का हक पूरा हो गया, या फिर खुल्दाबाद शरीफ में औलिया अल्लाह के आस्थाने पर कोई फूल चढ़ा दो तो सेकुलरिज्म का हक पूरा हो गया। हम ये कहते हैं कि हाँ, ये सेकुलरिज्म जरूर होगा, मगर सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि अक़लियतों के सफ़ों से गुर्बत का खात्मा होना। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुझे नौकरी मिलना। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुझे बैंक से लोन मिलना। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मेरा हर बच्चा स्कूल में पढ़े। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि पुलिस के जुल्म का शिकार मैं ना हूं। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि अगर पुलिस गोली चलाए तो अगर मैं मरता हूं तो दूसरा भी मरे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि खाली मैं मरूं, दहशतगर्दी के नाम पर मैं जेल को जाऊं। ये सेकुलरिज्म नहीं है, हम इस सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। अगर यह सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म है तो मैं अपने इस कम्युनलिज्म पर फख्र करता हूं, मैं दुनिया की हरगिज़ फिक्र नहीं करूंगा। ये हम जब कहते हैं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं जहां कहीं भी महाराष्ट्र में जाना चाहता हूं, जाने से परमिशन डालते हैं
तो परमिशन डालते ही लव लेटर हमारे हाथ में थमा दिया जाता है और लव लेटर में कहते हैं कि आप नहीं आ सकते। आपके एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया, आप नहीं आ सकते, आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के असेंबली में कितने एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं? क्या इन तमाम को आप रोक देते भाषण देने से? महाराष्ट्र के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या आप उनको रोक देते भाषण देने से? क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग जलसा नहीं करते? आज से 4-5 दिन पहले धुलिया में वहां पर जाकर जलसा हुआ, उनको परमिशन की इजाजत, हम जाना चाहते तो धुलिया में हमको नहीं जाने दिया जाता। मालेगांव जाते तो हमारे जाने से वहां पर मुफ्ती साहब को उनका पेट खराब हो जाता कि अगर हम आएंगे तो कोई फतवा जारी कर देंगे जमहूरी अंदाज में, तो वो जाकर उनसे मिल जाते। शिवसेना बीजेपी वाले मिल जाते, कांग्रेस वाले मिल जाते। अरे भाई, मैं एक इंसान हूं, इतना डर रहे क्यों मुझसे आप? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, ये 4 मिलके एक का मुकाबला करने को आ रहे और तुम नहीं कर सकते हमारा मुकाबला। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं जमहूरी अंदाज में, मगर हमको क्यों रोकना चाहती आप? क्या हमको हक नहीं है हिंदुस्तान की जमहूरियत में कि अपनी बात को रख सके? हम अपनी बात को रखेंगे। जमहूरियत में अवाम बादशाह है, अवाम फैसला करेगी। अच्छा बोला इसका साथ देंगे, गलत बोला नहीं साथ देंगे। मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये समझते हैं कि हम इतने इलेक्शन जीत गए, ये कौन आगे हमारे सामने ठहर कर हमारी आंख में आंख डालकर हमको ललकार रहा है? क्योंकि इनके पार्टी में जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम इनके चमचे हैं, इनके जर खरीद गुलाम हैं, इनके पैरों पर अपनी जबान से चाटने वाले। मंजलिस ये काम नहीं कर सकती, मंजलिस ये काम नहीं कर सकती। इन्हों करते होंगे मगर हम नहीं कर सकते। हम यही बोल रहे, हमको हमारा हक दो। अब हम क्यों वोट नहीं देना कांग्रेस और राष्ट्रवादी को? कितने साल से इख्तिदार पर है यहाँ पर, क्या मिला आपको? मैं पूछना चाहता हूँ। खुद यही हुकूमत महमूदुर रहमान कमेटी बनाई, महमूदुर रहमान कमेटी ने क्या कहा? महाराष्ट्र में 85% मुस्लिम अक़लियत बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गुर्बत के सतह से नीचे है। ये कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं। आपके पास इख्तिदार है ना, इतने साल से आप पावर में, फाइनेंस मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, रेवेन्यू मिनिस्टर आपका, सब आपका, पुलिस आपकी, सब आपके। हमारे सफों में जो बैठे हैं वो गुलाम भी दूल्हे भाई आपके। जब सब आपके हो गए तो फिर हम पीछे कैसा है? महाराष्ट्र में मुस्लिम अक़लियत महमूदुर रहमान कमेटी कह रही है 85% लोग बीपीएल है। आपको मालूम बीपीएल का मतलब क्या होता है? वो आदमी जो दिन में 32 रुपये कमाता या उससे कम कमाता, वो बीपीएल। 85% मुस्लिम अक़लियत बीपीएल है। ये मैं नहीं, महमूदुर रहमान कमेटी जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब को दिए वो कह रही है। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या किया आपने? बताओ मुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तुमने हमारे मफाद के लिए क्या किया? हमारे सफों से गुर्बत के खात्मे के लिए तुमने क्या किया? मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मुझे। आपकी महमूदुर रहमान कमेटी बोलती कि पूरे महाराष्ट्र में कितने आईएएस ऑफिसर हैं? कितने आईएएस ऑफिसर हैं मुसलमान? बताइए आप, बताओ। जो हमको गाली देते हैं, जो हमको भड़काऊ भाषण बोलते, बताओ कितने मुस्लिम अक़लियत वाले आईएएस ऑफिसर हैं? 1%। कितने आईएएस ऑफिसर है? 280 है। कितनी आईपीएस ऑफिसर में मुस्लिम अक़लियत है? बताओ। 2 नहीं है, 2 या 3 है। क्या यह भी भड़काऊ भाषण में आएगा कि मैंने पुलिस वालों का नाम लिया तो भड़काऊ भाषण हो गया? ये हकीकत है, ये आपको समझना पड़ेगा। सिल्लोड़ के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इतने साल से ये नाम निहाद सेकुलर गवर्नमेंट इक़्तिदार पर है और ये खुद कह रही है कि 85% मुसलमान दिन में 32 रुपये कमाते। और आपको मालूम सिल्लोड़ के अवाम कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है। हमारा बच्चा
15-14 साल की उम्र में तालीम छोड़ता। हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे 15 साल की उम्र में तालीम छोड़ते। हमारे ईसाई और बुद्ध मजहब और सिख भाइयों के बच्चे 17 साल की उम्र में तालीम छोड़ते। क्या ये तुम हमको दे रहे तोहफा में? हमारे बच्चे पढ़ना चाहते। अगर ये गली कूचों में रहने वाला 2 कमरे में अगर 10-10 लोग घर में रहते हैं तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़े। अगर बच्चा नहीं पढ़ता, बच्ची नहीं पढ़ती, तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, क्योंकि तुम स्कूल नहीं देते, तुम मेरी गरीबी का खात्मा नहीं करते, इसीलिए मेरा बच्चा तालीम छोड़ता, मेरी बच्ची घर में बैठ जाती। वरना अगर किसी मुसलमान को रोक कर पूछेंगे, अगर वो फुटपाथ पर बैठकर कारोबार करता है, चाहे धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, उससे पूछेंगे बता क्या तू अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता, तो देखकर कहेगा क्यों नहीं पढ़ाना चाहता हूं, तुम मुझे मौका दो। मगर ये हुकूमत क्या कर रही? ये हुकूमत क्या कर रही बताओ आप? 14 साल की उम्र में हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम तर्क कर देते। अच्छा, ये तालीम तर्क कर दिए, ये तो बताओ कि कितने बच्चे हमारे डिग्री ग्रेजुएट बनते, 2.2 मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते। अरे इतने साल से आप पावर में है ना, इतने साल से आप पावर में है, कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों, इतने साल से आप पावर में है, हम खाली 2% हमारे बच्चे ग्रेजुएट बनते और बच्चियां हैं तो 1.2%। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं बोलेंगे नहीं मंजलिस जिम्मेदार। अरे मैं कहां से आया भाई तुम्हारे को रोकने के लिए? अगर आप स्कूल खोल रहे तो मैं आके बोला स्कूल मत खोलो, अगर आप स्कॉलरशिप दे रहे तो मैं आपको बोला स्कॉलरशिप मत दो। नहीं, आप भड़काऊ भाषण करते, भड़काऊ भाषण नहीं है, हक बयान करते तो इनको अंदर से तकलीफ होती, इनको मिर्ची लग जाती, इसीलिए बोलते इनको नहीं आना, क्योंकि इनके पास कौन से लोग बोलना, इनकी तारीफ करना है, इनके बाप की तारीफ करना, इनकी बहन की तारीफ करना, इनके जूते की तारीफ करना, इनके घर के कुत्ते की तारीफ करना। हम नहीं कर सकते भाई, हम नहीं कर सकते। हमको हमारा हक दे दो। हम क्या चापलूसी करने को आए? हम क्या थालियां बजाने वाले हैं? हम क्या म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो न्यू ईयर में होता हम वो करने वाले हैं? अरे तुम्हारे पास होंगे पैसों पर नाचने वाले, हम अपना ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हमको हमारा हक चाहिए। इसीलिए भड़काऊ भाषण के नाम पर नहीं आना। अच्छा, फिर आप ये देखो, आप ये भी देख लीजिए कि यही महमूद रहमान कमेटी बोल रही कि 50% मुस्लिम अक़लियत महाराष्ट्र में इनकी सालाना आमदनी 20,000 रुपये, खाली सालाना आमदनी 20,000। अरे ये गलत है, 50 नहीं बल्कि 70% से ज्यादा महाराष्ट्र के मुस्लिम अक़लियत के घरों की आमदनी 20,000 रुपये। ये कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? नहीं खैर, बैठने का नहीं, खाली खड़े रहने का टाइम है, अभी बैठना नहीं है भाई, भगाना है इनको, खड़े रहे तो भगाते उनको, आप बैठना नहीं अभी, खाली थोड़ी देर के लिए सुनो आप मेरी बात को, जहां है वहां ठहरो, इंशाअल्लाह ताला बोर नहीं होंगे, इतना आपको यकीन दिला रहा हूं। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के थके हुए डायलॉग सुनते सुनते थक गए होंगे आप। ये हिंदी पिक्चर की तरह 50 साल से अम्मा, बेटा, बहू, पप्पा, ये हम नहीं बोलते, सब हमारे को बोलने नहीं आता। 2010-11 में फिर आप देखिए, अच्छा फिर हम करप्शन के मामले में तो माशाल्लाह, करप्शन के मामले में तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस माशाल्लाह कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, इनका चैंपियन है ये लोग, चैंपियन है। यानी ऐसा रिकॉर्ड है करप्शन का कि महाराष्ट्र की तारीख में कोई नहीं तोड़ सकता रिकॉर्ड, इतना जबरदस्त काम करें। अरे मेरे को तो आप मुझे गाली देते, दो भाई, जमहूरियत है, गाली दो, मेरे को ये तो बताओ कि 70,000 करोड़ रुपया खर्चने के बाद एक खतरा पानी नहीं आया टैंक में, कहां चले गया? कौन खा गए? किधर गया? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर बोले पानी नहीं आया तो मैं क्या मुंह दूं? आप बताइए, गुरूर है ये, गुरूर, हंसने की बात नहीं है, गुरूर है, गुरूर है।
ये गुरूर इनको ये बोल रहा कि हमको कोई नहीं हरा सकता। अरे तुम हारोगे, तुम मट्ठी चाटोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जा सकते। 70,000 करोड़ रुपये खर्चे इरिगेशन कैंप, कहां गया रे भाई पैसा? किधर गया पैसा? ना पैसा किधर गया मालूम, ना पानी किधर गया नहीं मालूम। अच्छा कमेटी बनाए, हमारे माधव राव की कमेटी बनाए, दिसंबर 8 को रिपोर्ट देना था। रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे उन्होंने? नहीं इलेक्शन हराना बाद में, वरना रिपोर्ट आई तो एक हम्माम में पूरे नंगे हैं यहाँ पे, ये पूरे नंगे एक हम्माम में, क्योंकि सबका राज खुल जाता ना, मैं खाया तू खाया। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई, एमपी तू जीतना, खासदार तू, आमदार मैं, तू आमदार जीतते रहे, मैं खासदार जीतते रहता हूँ, बीच में बांट लेंगे बैठ के अपन। अब ये बांटने का टाइम खत्म हो गया। अभी मैं प्रेस वाले मेरे को पूछे, प्रेस वाले हमारे जी टीवी के थे और कौन से थे, टीवी 9 के भी थे और दूसरे भी थे, हाँ जय महाराष्ट्र के भी थे, जय महाराष्ट्र। तो उन्होंने क्वेश्चन किए मेरे को, टीवी वाले बहुत होशियार रहे थे, मैं परेशान था, मैं नहीं मिलना चाह रहा था। हैदराबादी जबान में मोइन को हमारे जाहिद फैजी को बोला नक्को भाई, नक्को नक्को बोल के, दोनों समझे नहीं नक्को क्या बोल रहे हैं। नक्को को ओके समझ के बुला लिया, आ गए वो लोग, अब वहां बैठे हुए जो पहुंच रहे उन्होंने आते कि कैमरा लगा, मुंह को लगा दिए, माइक पूछे, यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर है उन्होंने बोल रहे, उन्होंने ये बोल रहे कि उन्होंने मुसलमान है। आप बोले ना, आप पूछे सवाल, हाँ उन्होंने मुसलमान है, आप कहीं को आए यहाँ पे? अरे मैं बोला ये क्या बात हुई भाई, कोई भी आ सकता, मेरे को सिल्लोड़ पसंद आया, मैं आ गया। एक बार नहीं आया, बार बार आऊंगा, आप नहीं बोले तो भी आऊंगा, रोकेंगे तो भी आऊंगा, मगर आऊंगा। अब सवाल का जवाब क्या देना बोलो आप? अरे उन्होंने वैसा बोल रहे, अरे मैं बोला उसको इतना नहीं मालूम क्या, बच्चे को इतना तो मालूम होना, बच्चे को इतना तो मालूम होना कि उन्होंने अगर ये बोल रहे हैं मैं मुसलमान यहाँ पे हूँ, इन्हों कहीं को आए, अरे कहीं को आए इसलिए आए बाबा, इसलिए आए और आएंगे, मालूम हमारे आने से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा, मेरे को मालूम मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम है, मेरे को मालूम कि मेरे आने से या ठहर के बोलने से मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है। अभी सुनो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम अच्छे मैं बुरा, तुम अच्छे, तुम दूध के धुले, तुम हर चीज, मेरे में सारी दुनिया का है। मेरे को एक बात तो बताओ, 5 जनवरी 2013 को धुलिया में फायरिंग हुई तो तुम क्या चूड़ियां पहन के बैठे थे? क्या हुआ तुम्हारे को जब तुमको मुसलमान याद नहीं आया? मैं आया तो मुसलमान हो गए, तुम उससे पहले नहीं थे क्या? क्या भूल गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? क्या भूल गए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद? भूल गए? तौहीद को भूल गए, वहदानियत को भूल गए। मैं आया तो मैं मुसलमान, अब्बा इतना उनको फिक्र हो गई। दूरिया क्या हुआ? 1 साल पुराना वाक़या, अभी 1 साल भी नहीं हुए, जब इनको याद नहीं आया मुसलमान मुसलमान, हम फिरका परस्त, ठीक है मान लो मैं फिरका परस्त, मैं भड़काऊ भाषण देता हूँ, ठीक है डाल दो भाई, जेल में डालो, जो करते करो, मगर मेरे सवाल का तो जवाब दो ना मेरे भाई, मेरे सवाल का तो जवाब दो। धूलिया में जब फायरिंग हुई आप कहाँ थे साहब? आप कहाँ थे? किधर थे? कि क्या कर रहे थे? पानी पी रहे थे, रंगीन पानी पी के सो गए, या फिर
क्या? धूलिया में फायरिंग हुई, कौन मरे? अगर धूलिया की फायरिंग में तुम्हारा भाई मरता तो तुम क्या करते? और कौन से धूलिया की फायरिंग में मरने वाले? मैं तुम्हारा हाफिजा ताजा करना चाह रहा हूं, सिल्लोड की आवाम सुनो, कौन से धूलिया में मरने वाले लोग? वो 6 के 6 बच्चे हमारे भाई थे, हिंदुस्तानी थे, जो मुल्क के वफादार थे, जिनको सेक्युलरिज्म पर पूरा यकीन था। उनके खानदान को आज भी यकीन है, मगर मरने वालों के खानदान वाले महाराष्ट्र की हुकूमत से पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्यों गोली मारे? बताओ, मेरे बच्चे को क्यों गोली मारे? क्या जवाब है इनके पास? क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। कौन थे वो लोग मेरे भाई? एक बच्चे का नाम मैं बोलता हूं आपको, नाम लिख के लेके आया, वरना बोलेंगे पुलिस वाले झूठ बोले, केस बुक करो इसके ऊपर, भड़काओ भाषण। रिजवान शाह एक बच्चे का नाम था। बच्चे की क्या उम्र? 23 साल। गोली लगी, दिल में लगी गोली। उसकी बीवी नरगिस जो बेवा हो गई, उन्हें हामिला थी। क्या आपको मालूम उसको बच्चा हुआ, बच्ची हुई? आपको मालूम? मैं पूछना चाह रहा हूं सबको, कोई पूछे क्या हुआ? उन घर वालों को पूछे। हमारा हाल ऐसा है, ऐसा समझब का मामला है, मारो, जुल्म हुआ, उसके बाद भूल गए। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस यही चाहती, तुम सब भूल जाना। मैं तुम्हारे को बुलाने को नहीं आया, तुम्हारे को याद कराने को आया, तुम्हारे को याद दिलाने को आया, और मैं तुमको याद दिला के जाऊंगा यहाँ से इंशाअल्लाह ताला। ये लोग भूल जाओ बोल रहे, भूल जाओ, ये भूल जाओ, वो भूल जाओ, कांग्रेस बोल रही भूल जाओ, मोदी बोल रहा भूल जाओ। अरे ये दोनों मिल लिया क्या? अंदर से भूल जाओ, भूल जाओ। इनको भूलने की बीमारी होंगी, मेरे को नहीं है। कौन है ये लोग मरने वाले? रिजवान शाह, आपको मालूम मेरे भाई, एक हाफिज कुरान भी था उसमें, हाफिज आसिफ अंसारी, डिप्टी तहसीलदार का बेटा। हमको बोलते हम फिरका परस्त है, वो डिप्टी तहसीलदार अपने बच्चे की मौत हुई तो भी काम कर रहा था। बोला काम करना है मेरे को। उसके बाद बोला अब मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा। आप जाना था, जाके डिप्टी तहसीलदार को बोलना था कि आओ, हम आपको यकीन दिला रहे आपसे इंसाफ करेंगे। आप इंसाफ करें, आप इंसाफ करें, नहीं करें आप ये समझे कि हम भूल जाते, हमको भूलने की बीमारी पैदा होगी मेरे भाई। हम हर चीज भूल जा रहे, हम हर चीज भूल जा रहे, इसीलिए हमारा ये हाल हो गया। तुम भूलने की बीमारी छोड़ो, तुम याद रखो इन तमाम चीजों को और पूछो इनसे आए तो। मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे भी इस दुनिया से जाना है, नहीं मालूम सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, मगर तुम तो जिंदा कौम हो ना, तुम तो जिंदा कौम हो। तो जब जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो, हरकत करो, हरकत करो, हरकत करो, बताओ कि तुम जिंदा हो। ये लोग हमको समझ रहे हैं कि हम मुर्दा हैं, ये लोग हमको जानवरों से बदतरीन हाल हमारा करके रख दिए, और तुम भी उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी उठो मेरे भाई। वो लोग जो धूलिया में मारे गए, कभी उनके बारे में सोचो। क्या हुआ वहां पे? शेट्टी साहब मिनिस्टर थे, प्रेस वाले बैठे हुए हैं, मेरे को करेक्ट करेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो। शेट्टी साहब को जाने के लिए आप गए, मुसलमान गए, मैं नहीं हूं ना, इन्हों गए थे, जाके मैदान साफ करना है शेट्टी साहब के लिए। क्या करें आप? कितने लोगों को सजा दिलाए? मैं पूछना चाह रहा हूं कि हमारे को गोलियां मारी गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर की, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, 2 महीने में रिपोर्ट आई। 1 साल 12वां महीना शुरू हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट? सीएम साहब को रिपोर्ट नहीं मिली, शायद जल गए होंगे उसमें आग में, वो आग लगी थी ना, चले गए। नहीं अभी तो बाद में आता हूं उसके ऊपर। कहाँ गई वो इंक्वायरी? इंक्वायरी नहीं हुई। क्या हो गई इंक्वायरी? तो बोले नहीं हम कंपनसेशन दिए ना। अरे क्या हम क्या भूखे हैं? हम क्या तुम्हारे पैसों के मोहताज है? क्या हमारा बच्चा मर गया तो क्या पैसे लेके वो बच्चा मेरा आ जाएगा? क्या पैसे लेने से वो बेवा का शौहर वापिस आ जाएगा? क्या पैसे लेने से हमारी बहन नरगिस के बच्चे को बाप मिल जाएगा?
वो तो जिंदगी भर बेवा हो गई और बच्चा यतीम पैदा हुआ। कहाँ गया इनका मुसलमान होना? अरे हम गंदे हैं, हम बुरे हैं, तो बताओ तुम तो अच्छे हो ना मेरे भाई। तुम तो रूलिंग पार्टी, तुम तो 100 साल पुरानी पार्टी, फिर तुम राष्ट्रवादी भी है। अरे हम पे तो तुम क्या क्या गुनाह लगाते, झूठ लगाते, हमको ले जाके मिलाते टेररिज्म से, दहशतगर्दी से। मैं जब ये सवाल करूंगा तो क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। हम आज भी इनसे पूछ रहे वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का क्या हुआ। और फिर कांग्रेस पार्टी बोलती कि हम मुल्क में प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस का बिल लेकर आएंगे। अच्छा काम है, लेके आओ भाई। ये बिल बनाया गया, किसने बनाया? कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो यूपीए के चेयरपर्सन हैं और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, उन्होंने बनाए बिल ये। अच्छा, ये कैसे कांग्रेसियां हैं? तुम्हारी प्रेसिडेंट बनाई तो बिल को तुम पसंद नहीं करते हो उसको। अच्छा, आप पार्लियामेंट का इलेक्शन 3 महीने पहले ने बाजा बजा रहे हो, नहीं अब हम लेके आते बिल। 9 साल से क्या बिरयानी पका रहे थे, गोश्त को भून रहे थे, बड़े का था, छोटे का था, क्या कर रहे थे? 9 साल से क्या सो गए थे? 9 साल से क्या दिमाग में नहीं आया? अच्छा चलो अब उठे। कभी कभी बासी करी को भी उबाला था करते। अच्छा आ गया उबाल आपको। अब बताओ क्या कर रहे आप? अब लेके आएंगे हम। कब लेके आते तुम? क्या कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदार होती तो क्या इनका चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, कर्नाटक में है, आसाम में है, वहां पर वो स्टेट में बिल को पास कर सकते थे? कम्युनल वायलेंस का बिल क्या बोलता? अगर सिल्लोड में गड़बड़ हुई तो गड़बड़ का जिम्मेदार डीएम और एसपी है। कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। अरे हम ये बोल रहे कि गड़बड़ हुई तो उन पे भी केस बुक होना, पूछना उनसे कि क्यों तुम कंट्रोल नहीं कर सके। मगर नहीं, अब बिल को, अरे अभी भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, अगर तुम वाकई में नेक नीयत हो तो महाराष्ट्र के असेंबली में लाओ बिल को, लाके बिल को पास कर दो। आपको बनाओ, स्टेट में एक्ट बनाओ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस का। मगर इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब आप बिल की बात कर रहे। अच्छा, फिर ये बोलते हम भड़काऊ भाषण बोले। मैं आज भी नहीं जा सकता मालेगांव को। मालेगांव गया तो मेरे को पकड़ के लेके चले आते ससुराल में। हमारे दोस्त है पुलिस वाले, मैं बहुत इज्जत करता हूं। पहले मेरे को देखते कि समझते कि अब्बा इन्हें दाढ़ी वाला, टोपी वाला, इतना लंबा चौड़ा कुछ ना कुछ होगा। बाद में 10-15 मिनट बात करने के बाद समझते नहीं, इतना तो बुरा नहीं है, उतना तो नहीं। अब नहीं मालूम ये सुनने के बाद अब क्या बनाते मेरे को। मगर अभी आ रहा था गाड़ी में तो मेरे को बोले देखो एसबी के लोग आए बैठे हुए। मेला हो भाई, ये हुकूमत के फरिश्ते लिखते रहते बेचारे, उनका काम है। लिख के भी जाना पड़ता ना उनको, क्योंकि इन्हों तो काम नहीं कर सक रहे, इन्हों हथियार डाल दिए इन्हों, तो इन्हों लिख के भी जा रहे। लिख के भी जान दो, अच्छा काम है। हम भी अगर समझ में नहीं आया तो क्लैरिफिकेशन मेरे से बाद में पूछो, आप क्लैरिफाई भी कर देते। कितने फिसादात हुए महाराष्ट्र में? मैं पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला। पिछले पार्लियामेंट में और पूछा कि पूरे मुल्क में कहां कम्युनल राइट्स हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए। रिकॉर्ड क्या दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेस वाले मेरे दोस्तों से कहूंगा जरा लिख लो आप। 2010 में 117 इंसिडेंट हुए महाराष्ट्र में, कम्युनल इंसिडेंट 117 हुए। कितने लोग मारे गए? 16। कितने लोग जख्मी हुए? 290 2010 में। 2011 में कितने हुए कम्युनल इंसिडेंट? 88। कितने लोग मारे गए? 15। कितने लोग जख्मी हुए? 340। 2012 में 94 इंसिडेंट, 15 लोग मारे गए, 280 जख्मी हुए। 2013 अक्टूबर तक 64 इंसिडेंट हुए, 11 लोग मारे गए और 285 लोग जख्मी हुए। अब आप देख लो, 2010 में 16, 11 में 15, 15 30, 46,
67 लोग कम्युनल वायलेंस में मारे गए। क्या कर रहे भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले? मैं बुरा हूं, तुम अच्छे हैं। इतने लोग मर गए ना, क्या मरने वालों की तुमको तकलीफ नहीं है? ये इंसान मरा ना, ये हिंदुस्तानी मरा। मरने वाला अगर किसी मजहब का हो तो मगर मरा तो सही, तुमने क्या किया? मगर ये लोग बोलेंगे नहीं, हम सेकुलरिज्म, मजलिस कम्युनल, ये भड़काऊ भाषण, ये आतंकवादी, ये इनका इनसे रिश्ता है। आतंकवादी के बारे में बोलूंगा तो क्या इतने वाकयात हुए तो क्या कम्युनल वायलेंस बिल को यहां पर नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए महाराष्ट्र में? दूसरी बात, होम मिनिस्ट्री का बयान आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। उसने कहा कि सबसे ज्यादा फिरकावारी के मुकदमे कौन सी रियासत में बुक हुए? महाराष्ट्र में बुक हुए। अरे आप सब कर रहे हैं और आप कानून नहीं नाफिज करते यहाँ पर कम्युनल वायलेंस का। कौन रोके आपको, मुझे बताओ। क्यों कम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस को आप लागू करते यहाँ पर नहीं करते? बिल तैयार है ना, लेके आओ महाराष्ट्र के असेंबली में। नहीं लेके आएंगे, वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तुम बोलते हैं फेडरलिज्म, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 का हिस्सा है। ठीक है, लिस्ट 2 का हिस्सा है, तो फिर आप क्यों नहीं करते यहाँ पर? जब इतने लोग मारे जाते, जख्मी होते, पुलिस वाले जख्मी होते, पुलिस वाले बदनाम होते, आप क्यों नहीं कानून बनाते? नहीं बनाते, क्योंकि सेकुलरिज्म की के ढोंग और ये ड्रामा करने वाली ये पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। फिर तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों, जब कानून बनाने की बात आप करते तो क्या करते? कानून बनाने की बात, करप्शन की बात आपसे करा मैं, इरिगेशन स्कैंडल के बारे में बोला। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये कितने आदर्शवादी हैं ये लोग। आदर्श का रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद आज एक फैसला लिए चीफ मिनिस्टर साहब, हम पार्शियली इंप्लीमेंट करेंगे। कहां से इंप्लीमेंट करेंगे? कौन कौन इसमें नहीं खाए? चीफ मिनिस्टर साहब के घर वाले खाए ससुराल वालों का फ्लैट, साबिका चीफ मिनिस्टर के चमचों का फ्लैट। अरे ये क्या तो भी है रे भाई, आदर्श राम रख के इतना गंदा काम। और फिर रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पे एक्शन क्यों नहीं लेते? और गवर्नर महाराष्ट्र का गलत इक़दाम है ये। गवर्नर महाराष्ट्र दस्तूर के पाबंद है। गवर्नर महाराष्ट्र को इजाजत देनी चाहिए कि करप्शन ऐसा है, ये बीमारी ये पूरे हिंदुस्तान को खा ले रही है, ये दीमक की तरह मुल्क को कमजोर कर रही है करप्शन। क्या फायदा गवर्नर साहब का इजाजत नहीं देने का? गवर्नर साहब, महाराष्ट्र की आवाम आपसे कह रही है, आप इजाजत दो, करप्शन के खिलाफ केस बुक होना चाहिए। मगर नहीं देते इजाजत। अब कोर्ट में मसला है, इंशाअल्लाह ताला कोर्ट फिंगर मारेगा वहां से तो इनको मालूम होगा। अच्छा, हैरत की बात ये है, महाराष्ट्र में लोग बोल दिए नहीं करना। फिर हमारे साउथ मुंबई के एक एमपी है, इनका नाम मिलिंद जोरा, वो अखबार में बयान दे दिए नहीं इस पे इन्वेस्टिगेशन होना। अरे क्या तुम लोग अंदर से एक नहीं है क्या? एक ने लड़ ले रहे क्या एक दूसरे से? फिर उसके बाद बयान आ गया कि नहीं अब ऐसा करना। अरे तुम कितना बचाओगे करप्ट लोगों को? कितना बचाओगे तुम करप्ट लोगों को? आज अवाम जाग चुकी है। हमारे प्रेस वाले ने जो सवाल किया हमारे भाई ने कि आप यहाँ पर क्यों आए, मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में 3rd 4th की पूरी स्पेस है। लोग समझते थे दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं जाएंगी, दिल्ली में गवर्नमेंट चले गई। एक टोपी वाला आके तुमको टोपी पहनाया, ये टोपी वाला आके तुम्हारी टोपी निकालेगा इंशाअल्लाह। इनको बड़ी परेशानी हो गई टोपी वालों से। कौन सी टोपी? वो टोपी या गोल टोपी बोल रहे आजकल। 50 साल से हमको टोपी पहनाती आए नो। अब सिल्लोड़ की आवाम को फैसला करना है कि क्या वो टोपी पहनेंगे या टोपी पहनाएंगे। टोपी पहनेंगे, टोपी पहनाएंगे आप। मेरे भाई जरा जोर से बोलो ताकि पूरों को मालूम हो जाना। उन्होंने ये समझ रहे कि उन्हीं मुसलमान, मैं मुसलमान नहीं हूँ। हमारे एक उर्दू सहाफी ने आकर मुझसे पूछा
आप दोनों में क्या फर्क है? हाँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बेचारे उन हमारे दोस्त हैं। आप दोनों में क्या फर्क है? मैं बोला क्या फर्क है? फर्क इतना ही फर्क है। मैं अल्लाह की, मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ। यकीनन मैं सबको मानता हूँ, सबको मौका मिलना चाहे, मगर मैं अपनी गर्दन किसी अगयार की चौखट पर झुकाने वाला नहीं। ये गर्दन कट जाएगी इंशाअल्लाह, ये गर्दन कट जाएगी गरीब आवाम के हक के लिए, ये गर्दन कट जाएगी जालिमों से मुकाबला करते हुए, मगर खुदा की कसम ये गर्दन किसी तागूत या किसी और के सामने झुकने वाली नहीं। ये फर्क है, ये फर्क है मेरे अजीज दोस्तों। और ये लोग ये चाहते कि नहीं तुम अपनी गर्दन को झुकाओ इसलिए कि इन्हों झुका दिए। अरे उन्हें झुकाया होगा, उन्हें गारत कर रहा होगा, अपना आप हम क्या कर सकते? फिर नारे जहन्नम जान दो, उसको हम क्या कर सकते? मगर तुम नहीं झुकाना। हम हिंदुस्तान के अव्वल दर्जे के शहरी है मेरे अजीज दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हमने मुल्क को आजाद किया। ये मुल्क अगर आजाद हुआ तो हमारे खून से हुआ, ये मुल्क अगर आजाद हुआ तो हमारे सैयद उलमाए किराम के उस सियाही से हुआ जिन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। ये मुल्क अगर आजाद हुआ तो 1.5 लाख उलमाओं ने अपनी जान के अजीम कुर्बानी दी, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क अगर आजाद हुआ तो सिर्फ महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की कुर्बानी से नहीं, ये मुल्क अगर आजाद हुआ तो मैंने अपनी खून की होली के लिए अपने खून को पानी की तरह बहाया। आज ये मुल्क मेरा है। कोई आकर मुझसे नहीं कह सकता कि हम किराएदार हैं। नहीं, हम किराएदार नहीं, हम तुम्हारी तरह मालिक हैं, हम तुम्हारी तरह बराबर के इख्तियार हैं, हम तुम्हारी तरह बराबर के शहरी हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। और हम तुमसे कहना चाह रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सिल्लोड़ के गयूर नौजवानों, मैं तुमको दावत फिक्र दे रहा हूं कि आज तुमको उठना पड़ेगा, तुमको आज उठना पड़ेगा। जब दिल्ली में अवाम निकलकर 15 साल की कांग्रेस की हुकूमत को धूल चका दिया, तो क्या सिल्लोड़ की अवाम एक गयूर और जालिम के खिलाफ नहीं उठेगी और उसको नहीं बता सकती? मुझे यकीन है तुम्हारी ताकत पर, मुझे यकीन है तुम्हारे शऊर पर। तुमको उठना पड़ेगा और कामयाब करना पड़ेगा अपने उम्मीदवारों को। हम फिरका परस्त हरगिज नहीं, हम फिरका परस्त नहीं है। हमको फिरका परस्ती से क्या कर, हम अपने हक का मुतालबा कर रहे। आप हमको हमारा हक दे दो, हम चले जाते। और फिर ये कांग्रेस वाले, हम कम्युनल हर जगह जा रहे तो बोल रहे नहीं वो आ गए, उन्हें भड़काओ भाषण करेंगे। अरे क्या बहू बना दिए मेरे को? उन्हें आ गए, उन्होंने आ गए बोल तो कहाँ आ गए? यही चाह मैं क्या चांद पे से कूदा क्या? कहाँ से आया? गाड़ी में आया बैठ के। जावेद कुरैशी कल रात में मिले एयरपोर्ट पे, मैं डर रहा था कि कहा औरंगाबाद, मगर आ गए। अच्छा ये बोलो आप मालेगांव का क्या है किस्सा? मालेगांव को मैं नहीं आना। अच्छा नहीं आता हूँ भाई, चलो यहाँ से मालेगांव वालों की आवाज पुकारता हूँ मैं, शायद हमारे नासिक के एसपी साहब को तक पहुंच जाए। वो लोग जो तायीद कर रहे हैं हुकूमत की, जान लो इंदिरा गांधी को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा, एनटी रामाराव को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा, बड़े बड़े लीडरों को इख्तियार से हाथ धोना पड़ा। याद रखो वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत का खात्मा होगा, इख्तियार से हाथ धोएंगे और हम अपना रोल अदा करेंगे। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, हमको पकड़ लिए, 9 बच्चों को डाल दिए। बाद में अल्लाह करे कि हेमंत करकरे को, अगर हेमंत करकरे जिंदा होता तो ये पूरे संघ परिवार के खाकी चड्डियां पहन के लटा फिराने वाले पूरे के पूरे जेल में चले जाते। वो एक हेमंत करकरे की शहादत हमारा भी नुकसान कर। हिंदुस्तान ने एक मुजाहिद को खोया, एक बहादुर सिपाही को खोया हिंदुस्तान में, वो हेमंत करकरे। हम सलाम करते हेमंत करकरे को, उसकी बेवा को। हेमंत करकरे थे तो पूरा बाजा बजा रहे थे इनका, बेचारे का उसका कत्ल हो गया और हम मजम्मत करते। अच्छा हुआ उसको सजा भी हो गई कम वक्त को,
उसको तो चौपाटी पे लाके सजा देना था अजमल का सबको। हमको पकड़े 9 बच्चों को। बाद में इंक्वायरी में मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि वो लोगों ने किया जो इजराइल से ताल्लुकात पैदा कर लिए थे। चार्जशीट में लिखे हेमंत करकरे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये हेमंत करकरे ATS के जब चीफ से लिखा गया, कौन बनाना चाह रहे, कौन इजराइल से ताल्लुकात पैदा कर रहा था? NIA ने कहा कि नहीं, इन बच्चों ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। बेल हो गई। फिर से कांग्रेस वाले बाजा बजा, देखो हम छोड़ दिए। अरे क्या छोड़े? 6 साल 5 साल जेल में बच्चे छोड़ना है। जब एक केस NIA ने दाखिल किया कि इन लोग इन्वॉल्व है, तो वो केस खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप ये बोलो, अगर मैं यहाँ किसी को मारा, आप बोले मैं मारा, और बोलेंगे नहीं आप भी मारे और उन्होंने भी मारे, तो आप बोलेंगे कौन मारा? 2 पे तो केस नहीं चल सकता ना एक जुर्म का। ये अजीब हुकूमत है। मां शिंदे साहब बोल रहे, शिंदे साहब का भी नाम आ गया आदर्श में। शिंदे साहब अच्छी आदमी है, बड़े बहादुर है। शिंदे साहब ने क्या कहा RSS BJP के बारे में मैं जानता हूं। शिंदे साहब ने कहा कि कोर्ट बनाओ, स्पेशल कोर्ट, केसेस सही डील करो, जल्दी खत्म करो। महाराष्ट्र की हुकूमत पे जू का भी असर नहीं होता। अरे तुम्हारे होम मिनिस्टर बोल रहा, भाई तुम्हारी पार्टी का लीडर, तुम्हारा साबिका चीफ मिनिस्टर, आप कोर्ट बनाओ ना यहाँ पे। नहीं बनाते कोर्ट। एक जुर्म में 2-2 लोगों पे केस चल रहा है। अरे क्या हुकूमत है जी ये? किसको कहा बेवकूफ बना रहे आप? मैं सिल्लोड़ के नौजवानों से कहना चाहूंगा, नोट करो इस बात को। अच्छा, फिर वो हो गया, वहां पर पूना में बेकरी में बम ब्लास्ट हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिमायत बेग को सजाए मौत हो गई, सजाए मौत हिमायत बेग को हुई। मैं हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को दावत दूंगा, मैं सिल्लोड़ के नौजवानों को दावत दूंगा, बुजुर्गों को दावत फिक्र दे रहा हूं कि गुलेल.com एक वेबसाइट है, परभनी ने भी जिक्र किया था, यहां पर भी कर रहा हूं। गुलेल.com पर जाओ और जाकर देखो आप कि हिमायत बेग को सजा दिलाने में यहां की पुलिस ने क्या रोल अंजाम दिया। ATS ने लोगों को बुला के तोतों की तरह समझाए, इन्हें ऐसा करा बोलो, उन्हें वैसा करा बोलो, पूरा का पूरा बोल दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस और राष्ट्रवादी से, आप सेकुलर है ना? मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं सेकुलरिज्म का, और अपने आप को कम्युनिज्म के सर्टिफिकेट दे रहा हूं। अगर आप बोले तो गले में पट्टा डाल के फिर तो मैं कम्युनल हूं बोल के। मेरे को ये तो बता दो थोड़ी देर के लिए, दुनिया में कोई ऐसी मोटरसाइकिल नहीं बनी होगी जो पूना से औरंगाबाद 2.5 घंटे में पहुंच सकते। क्या आप पूना से औरंगाबाद 2.5 घंटे में आ सकते? क्या आप सिल्लोड़ से औरंगाबाद जाना है तो 45 मिनट 1 घंटा लगता, तेज से तेज दबा दबा के गए तो भी। उन्होंने बोल रहे पुलिस वाले कि पूना से मोटरसाइकिल पे निकला हिमायत बेग, निकल के 2 घंटे में पहुंच गया औरंगाबाद। मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूं, मेरे को मोटरसाइकिल होना, मैं खरीदता हूं, कौन सी मोटरसाइकिल है बताओ भाई। इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल, हाँ? अरे कोई पिक्चर में नहीं आऊंगी जी अभी तक। इन्हों जो स्टोरी बनाते दुनिया की कोई राइटर नहीं बना सकता स्टोरी है। 40 साल से वही स्टोरी। अरे थोड़ा सिर्फ तो चेंज करो। पूना से औरंगाबाद 2.5 घंटे में। अच्छा ये हो गया, कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करे। पूना से औरंगाबाद मैं भी आया, मैं प्लेनों में इसमें नहीं जाता हूं, मैं भी रोड पे जाता हूं, मैं भी रोड छाप हूं। पूना से आप निकल के औरंगाबाद को आए, हर टोल है, टोल पे वीडियो कैमरा लगा हुआ है ना, वो प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे आप हिमायत बेग के ताल्लुक से? कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हिमायत बेग मुलविस है। अब बाद में जब भटकल पकड़ा गया, यासीन भटकल बोल रहा मैं करा, यासीन भटकल बोल रहा मुंबई का वो जोहरी बाजार का मैं करा। बाद में टीवी कैमरास पे वो वीडियो उस पर डाल दिया, न्यूज पे यासीन भटकल का वीडियो ने रखा बम। ये क्या इंसाफ है मेरे भाई? क्या महाराष्ट्र की हुकूमत समझ रही हम नहीं देखते?
हम नहीं समझते। अगर ये झूठ है तो गुलेल.com का सीनियर सहाफी है वो आशीष खैतान को जेल में डाल दो आप, 420 का केस बुक करो उस पर झूठ बोलने के लिए, मगर आप वो भी नहीं कर सकते। आप बताइए बच्चे जेल में हैं। अच्छा, फिर शोलापुर से खंडवा पकड़ के लिख गए बच्चों को, क्या नाम है बच्चों का वो आपको बता रहा हूं मैं। आज आके वो मुलाकात की, वो लोग बता रहे थे उनका नाम, 3 बच्चों को ले जाकर जो आपके शोलापुर के हैं, साजिद लुंजा, दंडोती और खालिद, ये तीनों को क्या बोले करते, नहीं तुम लोग शिंदे साहब को मारने को तैयारी कर रहे। अरे इनको यहां मारने को तैयारी करे तो उनको कहीं खंडवा लिख गए मध्य प्रदेश। क्या ये महाराष्ट्र की सरजमीन क्या खाली हमारे को उठाएंगे? हम ही क्या जेलों को जाने वाले हैं? और बच्चे जब कोर्ट से बरी हो गए तो कौन किसको सजा देंगे आप? बहुत जुल्म हो गया मेरा अजीज दोस्तों। तो तकरीर का पहला हिस्सा खत्म हुआ कि अब कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी वोट नहीं दे सकते आप। इसके तमाम जो हालात बयान किया, इसके बावजूद भी आप वोट दे रहे तो मैं आपको रोक नहीं सकता। जमहूरियत, शिवसेना बीजेपी को क्यों वोट नहीं दे सकते? इसलिए वोट नहीं दे सकते कि वहां पर फैसला आया कोर्ट का, अहमदाबाद का, तो मोदी बाजा बजाना शुरू कर दिया, मैं बेकसूर, मैं मासूम। और क्या लिखे अपने ब्लॉग में, मेरे को बहुत तकलीफ हुई, मैं कर्ब से गुजरा। अच्छा, कुत्ते का बच्चा जब गाड़ी के नीचे आया तो कर्ब नहीं हुआ बोलते वक्त? कुत्ते का बच्चा, कौन कुत्ते का बच्चा भाई? कहां कुत्ते का बच्चा, किसका? फिर वहां बोल दिए, ब्लॉग में लिखे बहुत तकलीफ हुई। इतनी बड़ी झूठ बोलता मोदी। ये बोला कि 5 महीने जलजला भूज में आया, उसके 5 महीने के बाद गोदरा हुआ। अरे मेरे बीजेपी वालों, अरे आरएसएस की खाकी चड्डी पहन के बहादुरों की तरह नाचने वालों, जरा तुमको मैं बता दूं कि 26 जनवरी 2001 को जलजला हुआ, 28 फरवरी को 2002 को गोधरा का हुआ, पूरा 1 साल के ऊपर हुआ। इन्हों बोल रहे नहीं 5 महीने में दोनों हुए, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ हुई आपको? तकलीफ इतनी हुई तो तुम आंख में आंख डाल के एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी को देख सकते? नहीं देख सकते। क्या तुम सोहराबुद्दीन की बेवा को जो मारा गया, जो बेकसूर थी उसकी बेवी, उसको जिंदा मार के जला दिए गए, क्या तुम ठहर सकते हो उसके सामने? क्या गुजरात की सरजमीन पर जो 2500 हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ, उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि मुसलमान थे? क्या तुम उसको भूल गए? अब इलेक्शन आया तो लाल किले पर झंडा लहराने की बात, मोदी सोच रहा है, ख्वाब देख रहा है कि मैं अब वजीर आजम बन जाऊंगा। मोदी साहब, ये दखन की सरजमीन में कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। अब मैं नहीं समझता कि भड़काऊ भाषण है। अगर भड़काऊ भाषण है तो आई टेक इट बैक, बट आई स्टैंड बाय इट। ये बोल दिए नहीं, क्या है ड्रामा? ये वहां गए वो बोल दिए कि नहीं ऐसा था, वो ऐसा करना था। अब सरदार पटेल का 2600 करोड़ का स्टैच्यू बनाते। हिंदुस्तान में लोगों को खाना नहीं है, गरीबों को घर नहीं है, दलितों से इंसाफ नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मगर जिसका नाम दलित है उसे इंसाफ नहीं होता, मगर 2600 करोड़ का स्टैच्यू बनाएंगे। अच्छा, जब हमारी बहन मायावती बनाई लखनऊ में, ज्योतिराव फूले का स्टैच्यू बनाया, अम्बेडकर का बनाया, काशीराम का बनाया, तो पूरे संघ परिवार गुस्सा आ गया, कैसा स्टैच्यू बनाए? क्यों? दलितों का स्टैच्यू बना रही थी। तो मायावती है, उसने कहा इतनी मिर्ची लगी, तब मेरा भी बनाती हूँ, बोली मैं उसका ही बनाती हूँ। इसको बोलते ताकत। ये ताकत का मजारा चिल्लोर के नौजवानों को करना है। कोई शेर बोला तो 100 शेर बोलना। हम जमहूरियत में है, डरने की जरूरत नहीं, हमारा हक है। सोचो थोड़ी देर के लिए, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? 15 साल से कांग्रेस हुकूमत में थी,
गुरूर, तकब्बुर के कुछ नहीं होता, इन्हों क्या है कल का बच्चा ये पुना। अब तुम याद रखो, ये असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने कल का बच्चा होगा, मगर ये बच्चा तुम्हारे इक़्तिदार का खात्मा करेगा अल्लाह के फज़्ल व करम से इंशाअल्लाह। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये मैच फिक्सिंग को खत्म करो आप। ये मैच फिक्सिंग खत्म होना आप, ये बहुत हो गया मैच फिक्सिंग का। तुम वहां जीतना, हम यहां जीतना, तुम MP मैं MLA, तुम खासदार मैं आमदार। आप क्या करेंगे मेरे भाई? आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, महाराष्ट्र की आवाम को कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं फिर से आपको पैगाम दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में आज मजलिस आई है, हम अपने दलित भाइयों के साथ, दलित संगठनों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, हमारे OBC भाइयों को साथ लेंगे, बात करेंगे। अरे कोई बड़ा काम नहीं है मिलके काम करना, कोई बड़ा काम नहीं। आज हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है। पैसों पे बिकने वाले तो हमेशा बिकते रहे, पैसों पे बिकने वाले तो हमेशा बिकते रहे, मगर हर कोई पैसों पे नहीं बिकता मेरे भाई, हर कोई नहीं बिकता पैसों पे। इंसान की इज्जत भी कोई चीज है, इंसान का ईमान भी कोई चीज है। हाँ, जो बिकने वाले हैं वो हर चीज बेचने तैयार हो जाते, हम बिकने वाले नहीं हैं। मैं चिल्लोड़ के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि आज के इस महीने की मुनासिबत के लिहाज से कि हम उनके गुलामों के गुलाम हैं जिनसे कहा गया था कि अगर आप ये छोड़ देंगे, राय हक में अपना काम छोड़ देंगे तो हम आपको सारी दुनिया की दौलत दे देंगे। तो उस रहमतुल्लाह आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद को दोगे, दूसरे हाथ में सूरज दोगे, तब भी मैं राय हक से मुंह नहीं मोड़ने वाला। हम उनके उम्मती हैं। मैं चिल्लोड़ के नौजवानों से कहूंगा कि अब कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम नहीं है, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देख लो, इतने सालों से 50 साल में हमने क्या हासिल किया, कुछ हासिल नहीं किया। अब हासिल करने का वक्त है, अब तरक्की करने का वक्त है, अब बच्चों को स्कूल में डालने का वक्त है, कॉलेजेस में डालने का वक्त है, बैंक से लोन दिलाने का मसला है। ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा उस वक्त होगा जब आप सियासी ताकत बनकर उभरेंगे। वरना याद रखो, खाली हम थालियां मारने वाले रह जाएंगे। हम थालियां मारने वाले नहीं है मेरे भाई, हम थालियां मारने वालों नहीं है, ना हमारी फितरत थालियां मारने वालों की तरह है। हम मर्दों की तरह जिंदगी गुजारे हैं और मर्दों की तरह रहेंगे। हमारी माएँ वो गीरतदार हमारी माएँ हैं जिन्होंने हमको पैदा किया, हम उन माओं को सलाम करते, कम से कम उनके दूध को रायगा मत जाने दो। उठो और तरक्की करो, उठो अपने गली कूचों में तरक्की करवाओ, आओ अपनी जमात के उम्मीदवारों कामयाब करो। इंशाअल्लाह ताला फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा। अभी तो टेलर था ये। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ऊपर कोई भी बताओ, स्टेज पे चैन पे जाने दीजिएगा। नारे तकबीर।